नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे श्वसन संस्थान, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले क्या है श्वसन संस्थान। श्वसन क्या है? ये श्वसन जो होता है, अभी जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने का जो मार्ग होता है श्वसन। तो संस्थान, संस्थान जैसे कि जो कई अंग मिलकर एक संस्थान का निर्माण करते हैं। सिस्टम, जैसे कि हम कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें कई भाग मिलकर क्या है कंप्यूटर बनता है। इसी प्रकार संस्थान है। शरीर के अंदर भी क्या है कि जो संस्थान है, संस्थान का निर्माण कई अंग मिलकर क्या है तो संस्थान का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक ईंट को जोड़ने से दीवार बनती है, दीवार को जोड़ने से क्या कमरा बनता है, और कई कमरों को जोड़ने से क्या है कि पूरा घर बन जाता है। तो इसी प्रकार क्या है कई अंगों को मिलाने से क्या है संस्थान का निर्माण होता है। इसी प्रकार हमारा क्या है श्वसन संस्थान का जो निर्माण हुआ। तो आज उसमें पढ़ेंगे श्वसन संस्थान, सांस लेने में कौन कौन सी अंग कार्य करते हैं और उनका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले क्या है श्वसन संस्थान जो नासा छिद्र है, तो नासा छिद्र, उसके बाद नासक पाठ, लैरिंक्स, तो हिंदी नाम क्या है श्वसनी, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोलियस, एल्वियोली और डायफ्राम। तो सबसे पहले नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या है? जो ये हमारे आगे वाला भाग होता है, तो ये नासा छिद्र होता है। तो इसमें क्या है इसके अंदर बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, जो जिनको क्या है सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। सीलिया कहा जाता है। जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से जो धूल मिट्टी के कण वायु के जो हमारे अंदर जाते हैं तो उनको ये रोक लेते हैं। तो जिन बालों को क्या है सीलिया कहा जाता है। तो फिर जो नासा का पार्ट, यहाँ जो ये स्ट्रोंग भाग होता है तो इसको कहते हैं नासा का पार्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है। श्लेष्मा झिल्ली क्या होती है? श्लेष्मा झिल्ली होती है। तो इसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये क्या है, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो बालों से बचकर जो धूल मिट्टी के कण आगे चले जाते हैं तो उनको ये क्या है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है श्लेष्मा झिल्ली, ये उनको रह लेता है। उसके बाद लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है? ग्रसनी, जिसको हम हलक बोलते हैं। ये जो भाग होता है तो ये क्या है, ये लैरिंक्स होता है श्वसन नली। तो इसके बाद क्या है फेरिंक्स, स्वरयंत्र, और फिर आ गया ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या है? जो श्वास नली जिसको हम कहते हैं, ये हमारी श्वास नली होती है। तो क्या है इसमें कुछ छल्ले होते हैं, 16 से 20 सी आकार के क्या है सी आकार के छल्ले होते हैं। जो ये है जो हमारी श्वास नली होती है, इसको पिचकने से यानी कि दबने से जो है रोकती है। तो ये सी कार्टिलेज के बने होते हैं छल्ले, जो पाइप को दबने से रोकते हैं। तो आगे के जो दो भाग आगे क्या है, आगे है ब्रोंकाई। ये एक जो भाग था ये क्या था श्वसन नली, तो श्वास नली। तो आगे जो दो भागों में जब हमारी श्वास नली बढ़ जाती है तो ये जो होगा तो ये क्या है, ये ब्रोंकाई कहलाती है। तो ब्रोंकाई के बाद जब ब्रोंकाई कई भागों में इस तरह कई भागों में जब बढ़ जाती है तो इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकोलियस कहते हैं। और इसके बाद जो ब्रोंकाई के ऊपर ये गुच्छानुमा जो आकृति होती है, ये गुच्छानुमा आकृति, तो ये क्या है, ये एलियोली कहलाती है, जिसको हम वायु कोष्ठक का नाम देते हैं। तो और एक हमारा एक भाग और है डायफ्राम। जो डायफ्राम जो हम सांस लेते हैं, सांस को बाहर निकालने का जो काम करता है, कौन करता है? डायफ्राम ये करता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे सांस लेने में जो अंग कार्य करते हैं, जिससे क्या है संस्थान का क्या है निर्माण हुआ। तो ये हमारे अंग है। तो इस प्रकार आप पढ़ेंगे। जैसे कि श्वास नली जहां से शुरू होती है, तो इसके पास एक हमारी क्या है भोजन नली भी होती है, यहाँ ऐसी। तो ये होगी यहां से, तो यहां पर एक ढक्कन नुमा करती होती है, ढक्कन। तो जिसको क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस। तो ये कैसे होते हैं? जैसे कि हम कई बार खाना खाते हैं, खाना खाने पर क्या हो जाता है कि हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है, बोलते हैं पता नहीं कौन याद करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्रेन क्या है कहीं और व्यस्त हो जाता है। तो और व्यस्त होने से क्या है कि जो खाना का टुकड़ा होता है वो हमारी कहाँ श्वास नली के अंदर चला जाता है, और फिर हमें क्या है हिचकी आनी शुरू हो जाती है। तो जिससे क्या है, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसको रोकने का कार्य जो होता है, जैसे कि सांस लेते हैं तो जब क्या है वो ढक्कन क्या है भोजन नली के ऊपर आ जाता है।
किसके ऊपर आ जाता है, भोजन नली पे। और जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या है, श्वास नली। तो ये कार्य कौन करता है, ये हमारा ब्रेन करता है। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन उसके अंदर व्यस्त रहता है कि भी कहाँ कब कौन सा ढक्कन कहाँ पर लगाना है। तो इस प्रकार ये जो होता है श्वास नली और भोजन नली को जो अलग अलग रखता है, ये होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है, ये ढक्कन नुमा करती जो होती है। तो आगे जो है, तो जैसे कि सबसे लास्ट का जो हिस्सा होता है, जो गैसों का, ये जो हमारा एल्विलाई होता है, तो गैसों का आदान प्रदान यहीं से होता है। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, एल्वियोलाई करता है। कौन करता है, एल्वियोली, वायु कोष्ठक। तो यहीं से हमारा क्या है, जो रक्त के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, तो उसको यहाँ से क्या है, बाहर भेज दिया जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। तो डायफ्राम, डायफ्राम का क्या कार्य होता है, डायफ्राम जो होता है, तो डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने पर क्या है, पिचक जाता है। और जो श्वास बाहर निकालने का जो कार्य करता है, तो ये डायफ्राम करता है। फेफड़ों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो सांस को बाहर निकाल दे, तो उससे क्या करता है, ये इसको ऊपर धक्का मारता है। धक्का मारने से क्या है, सांस बाहर आ जाता है। तो आगे इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो जो पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी श्वास दर क्या होती है, श्वास दर, श्वास दर होती है कि हम 1 मिनट में क्या है, 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितने, 16 से 18 बार। एक एथलीट, एक खिलाड़ी कितनी बार सांस लेता है, एक खिलाड़ी लेता है 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार लेता है, 5 से 10 बार। और अभ्यास के दौरान एक सामान्य व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति अभ्यास के दौरान क्या है, 50 से 60 बार सांस लेता है। और एक जो खिलाड़ी है वो कितना होता है, वो 18 से 20 बार अभ्यास के दौरान क्या है, सांस लेता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। तो जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी का जो ब्रेथ रेट है, श्वास दर है, कितनी है, 5 से 10 बार होती है। और एक सामान्य व्यक्ति है 16 से 18 बार, और अभ्यास के दौरान 50 से 60। और जो खिलाड़ी है तो 18 से 20 अभ्यास के दौरान, और सामान्य रूप से क्या है, तो 5 से 10 बार श्वास लेता है। तो इसमें कुछ और हमारी जो आते हैं मेन टॉपिक जो आते हैं, जैविक अक्षमता। जैविक अक्षमता क्या होती है, जैविक अक्षमता, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, जो हम सांस लेते हैं, तो एक बार में पूर्ण सांस लिया और फिर उसको पूरे जोर के साथ बाहर निकालना। बाहर निकालने में जो वायु होती है, तो उस वायु की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, वो वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की का सूत्र होता है, क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का सूत्र क्या होता है, फार्मूला ये होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस कंप्लीमेंट्री एयर। क्या है, कंप्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। सप्लीमेंट्री एयर। तो ये हमारा क्या है, वाइटल कैपेसिटी का जो है सूत्र होता है। तो इसमें एक चीज और आ गई, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम कंप्लीमेंट्री एयर और सप्लीमेंट्री एयर। तो इनका भी हम पढ़ते हैं भी, क्या ये क्या क्या होती हैं।
टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। तो इस टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? जो हम सांस लेते हैं, एक बार में सांस लेने में जो वायु की मात्रा होती है, तो वो सांस के द्वारा जो अधिक से अधिक वायु की मात्रा जो होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो एक बार में सांस के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ली गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। और फिर दूसरा क्या होता है? जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वायु, एयर। कंप्लीमेंट्री एयर क्या होती है? कंप्लीमेंट्री होती है भी ज्यादा से ज्यादा वायु, जब हम सांस के द्वारा ज्यादा से ज्यादा यानी कि जोर के साथ ली गई वायु की मात्रा, सांस अंतःश्वसन जो हम करते हैं, अंतःश्वसन करते हैं भी ज्यादा से ज्यादा अंतःश्वसन करके जोर के साथ, और जब सामान्य रूप से वायु को क्या है? बाहर निकालते हैं, सामान्य रूप से बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री क्या है? कंप्लीमेंट्री वायु कहलाता है। तो सप्लीमेंट्री वायु, सप्लीमेंट्री वायु क्या होती है? सप्लीमेंट्री वायु में आता है कि वे सामान्य रूप से ली गई वायु क्या है? जब हम सांस ले, सामान्य रूप से लिया गया सांस, और जब पूरे जोर के साथ अधिक से अधिक बाहर निकाली गई वायु क्या है? अधिक से अधिक बाहर निकाली गई वायु क्या कहलाती है? सप्लीमेंट्री वायु कहलाती है। तो इसमें एक चीज और है, आगे पढ़ेंगे, जो रेजिडुअल वायु होती है। रेजिडुअल वायु क्या होती है? रेजिडुअल वायु होती है जब हम पूरे जोर के साथ वायु को बाहर निकाल देते हैं। क्या है? पूरे जोर के साथ वायु को बाहर निकाल देते हैं, और लेकिन फिर भी जो फेफड़ों में बची हुई वायु होती है, जोर के साथ बाहर निकालने पर बची हुई वायु की मात्रा क्या है? वायु की मात्रा क्या होती है? रेजिडुअल वायु होती है। तो आज हमारा श्वसन संस्थान यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।